नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे कंपनी बोर्ड के बारे में, जिसका आने वाले टाइम में आईपीओ आ सकता है। अभी डेट पता नहीं है कब आईपीओ आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इसका आईपीओ हम लोग देख सकते हैं। बोट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आप इसका जानते हो, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ये जो ऑडियो हेडफोन्स आते हैं, एयरबड्स आते हैं, वॉचेज आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होते हैं, वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। और आईपीओ के बारे में बात करें तो मैं ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट कुछ दिख नहीं रहा है कंपनी का अलावा। ये सिर्फ कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसके अलावा कोई भी इसमें पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इसके जो पॉइंट्स है उस पर बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इस कंपनी के बारे में नेगेटिव है। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए बात करें आईपीओ के बारे में। तो लगभग कंपनी का जो आईपीओ है वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का यहाँ पे शायद आईपीओ आने वाला है कंपनी का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें, रेवेन्यू सेगमेंट पे बात करें, तो कंपनी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 79% जो रेवेन्यू आता है वो ऑडियो कैटेगरी से आता है। और बियरेबल सेगमेंट में डिक्लाइन हुआ है, लगभग यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी कम डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऑडियो सेगमेंट में मार्केट में डिमांड कहीं गिर जाता है तो रेवेन्यू में बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकेंड, अगर यहाँ पे देखें तो मार्जिन काफी यहाँ पे हीन मार्जिन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही कंपटीशन का प्रेशर यहाँ पे, जिस तरह से जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस सेगमेंट में देखें तो काफी ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो लगभग यहाँ पे एबिटा मार्जिन लगभग 4.64% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी जिस तरह से इस सेगमेंट में जो लोकल प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड भी आने लगी है, इस वजह से अगर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है तो यहाँ पे मार्जिन पे काफी यहाँ पे प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कंपनी का ज्यादातर डिपेंडेंस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ज्यादातर सेल्स इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आता है। अगर यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई कमीशन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए और इससे कंज्यूमर इनका शिफ्ट कर जाए कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू में और मार्जिन में बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो इनका सप्लाई चेन काफी ज्यादा एक्सटर्नल डिपेंडेंस है, यानी कि कई सारे जो एसेसरीज या कंपोनेंट्स है ये बाहर से मंगवाते हैं। अगर यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए तो यहाँ पे, और या सप्लाई चेन डिस्टर्ब किसी तरह से हो जाए, तो इनके प्रोडक्शन पे काफी यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हाई एट्रिशन रेट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है उनमें एट्रिशन रेट काफी बड़ा देखने को मिला है। यानी जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है वो बार बार यहाँ पे कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। पिछले साल अगर देखें तो 28% यहाँ पे एट्रिशन रेट देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 34% यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है वो 34% यहाँ पे अपने ये जो कंपनी है वो छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे काफी शॉकिंग चीज आपको देखने को मिलेगा कि फाउंडर ने आईपीओ के थोड़े पहले दिन ही यहाँ पे ऑपरेशनल रोल से अपने आप को सेटबैक कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव माना जा सकता है कंपनी के लिए। इसके अलावा बात करें तो को फाउंडर जो है वो ऑपरेशनल सीईओ सीएमओ के रोल से नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड पोजीशन में शिफ्ट हो गए, यानी सीईओ और सीएमओ भी नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शिफ्ट हो गए, जो कि काफी शॉकिंग यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप है कंपनी का वही रिस्क नहीं ले रहे हैं, वही आगे नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे कंपनी में कुछ इशू चल रहा होगा जिस वजह से ये सब चीजें के पीछे क्या कारण है एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जिस वजह से ये सब चीजें हो रही है वो काफी ज्यादा यहाँ पे शॉकिंग लगता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि कंपनी का जो अभी आईपीओ आ रहा है उसमें लगभग अगर देखें तो 1500 करोड़ में 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1000 करोड़ का यहाँ पे ओएफएस है। यानी कि पता चल रहा है कि कंपनी के कई सारे जो इन्वेस्टर्स है वो अपने माल को यहाँ पे बेचने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे कोई फ्रेश यहाँ पे इशू जनरेट नहीं किया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ का है, 1500 करोड़ का यहाँ पे ओएफएस है, यानी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है। ज्यादा पैसा जो आईपीओ से यहाँ पे कंपनी को मिलेगा उसमें ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में, तो ये काफी यहाँ पे इशू माना जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी अगर यहाँ पे देखे प्रॉफिटेबिलिटी पे 2022 में देखे तो कंपनी को लगभग यहाँ पे 45 करोड़ का लॉस था। नेक्स्ट यहाँ पे देखे 2023 में 129 करोड़ का लॉस था। 2024 में देखे तो लगभग 80 करोड़ का लॉस है। और जैसे ही आईपीओ आने वाला है यहाँ पे पता चल रहा है कि कंपनी लगभग यहाँ पे 60 करोड़ का
प्रॉफिट हो चुका है। ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि जैसे ही कोई कंपनी का आईपीओ आता है, पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो लॉस में कंपनी रहेगी, और जिस साल आईपीओ आने वाला था उससे ठीक पहले का क्वार्टर में या उस साल अगर देखें ओवरऑल तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कैसे ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट की, या पिछले 3-4 साल में देखें तो जबरदस्त कंपनी का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो कई सारे जो प्रोडक्ट हैं ये चाइना से मंगाते हैं, इनमें चाइना का प्रोडक्ट रहता है, उनमें ये अपने लोगो या ब्रांड यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे ये सेल करते हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो सिंगापुर बेस्ड की एक हैंडलिंग कंपनी है जिसके जो कि इसके कंसेप्ट डिजाइन और एल्गोरिथम पे कंपनी काम करती है। तो ये यहाँ पे सिंगापुर वेस्ट की कोई कंपनी है जो यहाँ पे इनके सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन और एल्गोरिथम पे काम करती है। जैसा कि मैंने बताया कि 34% जो एम्प्लॉय है वो कंपनी को छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो जैसा बताया को फाउंडर जो समीर मेहता है वो रिजाइन कर चुके हैं सीईओ से। अमन गुप्ता रिजाइन फ्रॉम सीएमओ जस्ट 29 डेज बिफोर द कंपनी फाइल फॉर इस आईपीओ। आईपीओ से लगभग यहाँ पे 30 दिन पहले यहाँ पे जो सीएमओ है अमन गुप्ता, जिसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, वो भी रिजाइन कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे रिजाइन करते हुए दिखने को मिल रहा है। तो काफी सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं कंपनी में, जो कि आपको भी यहाँ पे इस वीडियो के बाद पता चल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपना डिसीजन खुद लें कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। आपको कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको इस कंपनी के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या जो नेगेटिव पॉइंट बताया गया वो कितना वैलिड आपको लगता है कि हाँ इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं।